वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.1 की इंट्रोडक्शन देखेंगे। पूरे चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में ही ना बहुत सारी टर्म्स मेंशन्ड है। ऑप्टिमल वैल्यू, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कॉन्स्ट्रेंट्स, फिजिबल रीजन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देख लो कि ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। ये दो थ्योरम्स और ये कॉर्नर पॉइंट मेथड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, और ये एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना, वीडियो को हेल्प करेगी। लीनियर प्रोग्रामिंग समझते हैं। सबसे पहले होती क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इस लीनियर टर्म का मतलब है जहाँ पर भी मैथ्स में ये लीनियर शब्द आ जाए ना, तो आपने समझ लेना वहाँ पे लीनियर रिलेशंस कहीं ना कहीं है। लीनियर रिलेशंस का मतलब क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2 लीनियर रिलेशन है। ठीक है, x और y लीनियर है ना, लीनियर मतलब इनकी पावर में 1 है। ठीक है, लीनियर है ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, क्या ये लीनियर है? नहीं, क्योंकि इनकी पावर में देखो स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोई भी टर्म इन्वॉल्व हो ना, स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4, तो मतलब वो लीनियर नहीं है। लीनियर सिर्फ वही होगी जिसकी पावर में कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये बताओ ये लीनियर है कि नहीं? गुड, ये लीनियर है। ये बताओ x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5, ये लीनियर है या नहीं? ये भी लीनियर है। ठीक है, बेशक ये इनइक्वालिटी है पर ये लीनियर है ना, लीनियर इनइक्वालिटी है ये। ठीक है, तो लीनियर आप समझ गए। अब लीनियर और ये प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग देखो, मैथ्स हम क्यों करते हैं? ताकि हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्व कर पाएँ। तो हमारे पास एक प्लान है, हमारे पास एक प्रोग्राम है या फिर एक प्लान है। ठीक है, उसको हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया। मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया तो वो लीनियर रिलेशन की फॉर्म में अगर आया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर लिया हमने किसी प्रॉब्लम की, किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम की, या कोई भी हमारी मार्केटिंग प्रॉब्लम है, या कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई और जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हम फॉर्मुलेट कर पाए मैथ्स की लैंग्वेज में और लीनियर हो वो, तो वो उस प्रॉब्लम को हमने लीनियर प्रोग्रामिंग कर दी है उस प्रॉब्लम की। तो यही है पूरे। आप देखोगे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 12.1, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निक्स यूज़ करना सीख रहे हो। आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है आपके पास, तो आपको उसको सॉल्व कैसे करोगे। 12.2 में आपको प्रॉब्लम बताई होगी, सिर्फ उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी खुद करना है, फिर उसको सॉल्व करके आपको आंसर भी देना है। ठीक है, तो अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसे, हर टाइप की प्रॉब्लम्स तो होती नहीं है, ऑप्टिमल वैल्यू प्रॉब्लम्स आती है इसमें। ऑप्टिमल वैल्यू प्रॉब्लम्स मतलब जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना हो कि क्या चीज़ खरीद कर या क्या चीज़ बेच कर के मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम शब्द जहाँ पे आ गए ना, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सी कैलोरीज मुझे मैक्सिमम लेनी चाहिए ताकि मैं हेल्दी हो जाऊँ। ठीक है, कौन सी मिनिमम लेनी चाहिए, कौन से विटामिन्स, प्रोटीन्स या जो भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो होती है ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखो, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आप मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से कहानी आ रही है, एक कहानी बोल लो, केस बोल लो, पर इसमें ध्यान से सुनना, बहुत एक लेसन छुपा है। देखो, आपका फ्रेंड है एक, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है, उसने डिसाइड किया कि उसने बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बनेगा डीलर। डीलर क्या होता है? जो कहीं से सामान कुछ खरीदेगा, ठीक है, और उसको थोड़ा अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच देगा। मान लो उसने 10 रुपए का सामान खरीदा तो वो 15 रुपए में जाके किसी को बेच देगा, तो फिर 5 रुपीज़ का तो उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो दोस्त है डीलर बनने की, जिसने सोची है, अब इसके पास पैसे हैं, कितने हैं पैसे? पैसे बहुत सारे नहीं है, पैसे ये कलेक्ट कर पाया है 50,000। ठीक है, 50,000 पैसे है, प्लस एक कमरा भी है इसके पास जिसमें ये सामान रख सकता है, पर इसमें रख सकता है ये 60 आइटम्स। ठीक है, 60 पीसेस रख सकता है, किसके? टेबल और चेयर के। इसने क्या सोचा है कि भाई मैं टेबल्स और चेयर्स खरीदूंगा और उसको बेच दूंगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, आपके इस फ्रेंड की मदद करनी है आपने अभी।
यहाँ पर टेबल्स एंड चेयर्स ये खरीद रहा है, ठीक है। अब पूछो भाई कि कितने की पड़ रही है। ये टेबल, एक टेबल पड़ रहा है 2500 का, एक चेयर पड़ रही है 500 की। अब प्रॉफिट भी जानना चाहोगे आप कि बेच कितने में रहा है भाई, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बता देती हूँ कि इसको एक टेबल बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और एक चेयर बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आपका फ्रेंड जो डीलर बनना चाह रहा है, ठीक है, उसके पास 50,000 रुपीज़ है और ये एक कमरा है उसके पास जिसमें वो 60 चीज़ें रख सकता है, 60 डब्बे रख सकता है, जिसमें से चाहे 60 के 60 वो चेयर्स रख ले, चाहे कितने भी टेबल्स रख ले, ठीक है। तो उसके पास स्पेस भी लिमिटेड है और ये भी चीज़ है, ठीक है। पैसे भी उसके पास इतने ही है, मनी इतना ही है उसके पास। ओके तो अब आपने बताना है कि इसका प्रॉफिट मैक्सिमम किस डील में होगा। वो जा रहा है, अभी जा रहा है वो सामान खरीदने के लिए इस व्यक्ति के पास। तो उसको कितनी चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या कितने नंबर ऑफ टेबल्स खरीदनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ चेयर खरीदने चाहिए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ये आपने बताना है। तो अब आप कैसे बताओगे, ठीक है, सोच लो, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लो और सोच लो। तो अब देखो मैक्सिमम लोगों ने तो बोला होगा हाँ 250 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ऐसा करो सारी की सारी टेबल्स ले लो। चलो ये केस देख लेते हैं कि इसने सारे टेबल्स ले लिए, ठीक है। अब देखो 50,000 रुपीज़ है उसके पास, ठीक है, उसने 50,000 के टेबल ले लिए, 2500 लगा एक टेबल का। तो मतलब कितने नंबर ऑफ टेबल आए इसके पास, 5, ये हो गया 5, 100, 5, 2, 10, 20 टेबल्स आए, ठीक है। टेबल्स ले लिए इसने 20, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे टेबल लिख रही हूँ, यहाँ पे चेयर। और चेयर तो कुछ नहीं, क्योंकि अब 50,000 रुपीज़ तो पूरे उड़ा लिए, इसके पास तो अब कुछ बचा नहीं खरीदने के लिए, ठीक है। तो 20 टेबल्स, और इसको प्रॉफिट कितना हुआ, चलो प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि आपने तो यही सोचा होगा कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा टेबल्स में। 250 इंटू 20 टेबल, 20 टेबल, हर एक टेबल में 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना नेट प्रॉफिट, 0, 0, 2, 5, 10, 1, 2, 2, 4, 5,000 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब कई लोगों ने ये भी सोचा होगा कि सारी की सारी चेयर्स ले लो, ठीक है, सारी की सारी चेयर्स ले लो तो पैसे भी वसूल हो जाएंगे और स्पेस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितनी चेयर्स ले पाता है वो इतने पैसों में, इतने सारे पैसे हैं उसके पास। तो ये देखो 5100 100 चेयर्स ले सकता है, पर अभी इसके पास स्पेस कम है, स्पेस सिर्फ 60 का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 60 चेयर्स ही ले सकता है फिर भी टोटल। तो अब इसने क्या किया कि टेबल एक भी नहीं लिया, 60 चेयर्स ली, ठीक है। इसमें इसको कितना प्रॉफिट हुआ देखते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 75 रुपीज़ ना, 75 रुपीज़ हो रहा था एक टेबल, एक चेयर में प्रॉफिट। तो इसको टोटल हुआ, कर लो मल्टीप्लाई, 0, 6, 5, 33, 6, 7, 42, 43, 44, 45, ठीक है। तो 4500 डेफिनेटली यहाँ पे तो इसको टेबल ही लेने चाहिए। बट क्या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, और भी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इसमें इसको प्रॉफिट नहीं है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसको पता किस डील में है, कि ये 10 टेबल्स ले और 10 टेबल्स ले और 50 चेयर्स ले, तब इसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखो कैसे, 10 टेबल्स ले और 50, 10 टेबल्स का मतलब है 250 हो रहा है ना इसको हर टेबल पे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 250 यानी 2500 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया टेबल से। और चेयर से कितना 75 रुपीज़ का आ रहा है ना, तो 50 इंटू 75, ये देख लो, 0, 5, 5, 25, 2, 5, 7, 35, 36, 37, ठीक है, 3750, तो 3750 प्लस ये वाला, ये चेयर का प्रॉफिट था, ये टेबल का 2500, कितना हो गया टोटल, 5, 7, 5, 12, और ये हो गया 1, 5, 62, 6250, 6250, ये देखो 6,250 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट
जितना लगा वो तो लगा, वो तो वापस आ गया, प्लस इतना प्रॉफिट भी हो गया इसको। देखो, जबकि सबसे सही क्या लग रहा था माइंड को, हमारे माइंड को क्या लग रहा था कि सारे टेबल्स ही ले लो, पर नहीं, सबसे बेस्ट डील ये थी। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमाइज का केस था ये, मैक्सिमाइज का केस था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे। ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, हो सकता था कि वो ट्राई करता 30 टेबल्स ले लेता हूँ, सॉरी 10 टेबल्स, 10 टेबल्स क्या 12 टेबल्स ले लेता हूँ और बाकी चेयर्स ले लेता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस थे इसके पास, पर यहाँ तक कैसे पहुँचे? ठीक है, यहाँ तक ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हम इजीली कुछ स्टेप्स में हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस चीज़ में है। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी समझते हैं कुछ ना कुछ। इसकी अगर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनानी हो, इसी प्रॉब्लम की, देखो इसमें क्या है, चलो बाद में बनाते हैं, पहले ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हम इस एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, इज कंसर्न विद ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है वैल्यू। तो अब आप समझ गए ना कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था, तो हमें कोई ना कोई मेथड चाहिए था जिससे हम बहुत जल्दी से इस कंक्लूजन पे पहुँच जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू समझ आ गया, ऑफ अ लीनियर फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस प्रॉब्लम का हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखो कैसे बनाएंगे वो दिखाऊंगी मैं आपको। ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस दैट वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, मतलब ये वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए। मतलब चेयर्स और टेबल्स जो है ना, नेगेटिव में कैसे बोलोगे आपकी नेगेटिव 2 चेयर्स ले लें, इसका कोई मतलब बना नहीं ना। 2 चेयर्स ले लो, इसका मतलब बन रहा है -2 चेयर्स ले लो, मतलब क्या है, एंड सेटिस्फाई द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, और कुछ इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, जिसको लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब सिंपल क्या है, रिस्ट्रिक्शंस। क्या है कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब, रिस्ट्रिक्शंस। जितनी भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है ना, देखो यहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मनी है आपके पास, ठीक है, इस टेबल को x मान लिया, इस चेयर को y मान लिया पहले। ठीक है, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं अभी, ये सारी चीज़ें साइड में, रुको अलग रफ वर्क लाते। ये देखो अभी दूसरा रफ पेपर ले आई, यहाँ पर x मान लिया टेबल्स को और चेयर्स को मान लिया y। ठीक है, तो हमें x और y, एक तो कांस्टेंट ये है कि टोटल 60 हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, पर 60 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब यही है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स या टेबल्स है जो भी हम लेंगे, वो 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 60 से कम ही होने चाहिए, या 60 भी हो सकते हैं। इक्वल टू का मतलब कि 60 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। एक दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या थी, पैसों की। ठीक है, कि पैसे, टोटल पैसे, ये 2500 का टेबल आ रहा था, ठीक है, और 500 की चेयर आ रही थी। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल हो सकता है, 50,000 रुपीज़ आप लगा सकते हो, या इससे कम भी लगाना चाहो तो कम भी लगा सकते हो। ठीक है, एक ये रिस्ट्रिक्शन आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा आपको पता ही है कि x और जो y है वो 0 से तो बड़े ही होने चाहिए। ठीक है, 0 से बड़े होने चाहिए, या फिर इक्वल टू भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, या मतलब टेबल या तो 0 से बड़ा हो या 0 हो, कि हमने 0 टेबल लिए, -1 टेबल लिए, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर यहाँ पे ये इनइक्वालिटी की कंडीशन ना लगाते तो इसका मतलब ये होता ना कि हम -1 -2 टेबल भी ले सकते हैं, नहीं। ठीक है, ये भी कंडीशन है। तो अब टोटल 4 कंडीशंस है इस केस में। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, आउटपुट क्या चाहिए हमें, कंडीशंस तो हमने स्टडी कर लिए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि मैक्सिमाइज करना है हमें। एक फंक्शन मान लेते हैं, किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, कि प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मैक्सिमम करना है ना। 250 का प्रॉफिट हो रहा है टेबल से, एंड 75 का प्रॉफिट हो रहा है चेयर से। ठीक है, ये प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है, इसको बोलते हैं, ये जो फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है,
कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये सारी की सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है, जिन भी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, उनको बोलते हैं हम कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आपने सारे के सारे मेरे नोट्स ये जो मैंने बनाए हैं बहुत मेहनत करके, ये आपने पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं समझा यहाँ पे रही हूँ जो भी लिखा है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये है कॉन्स्ट्रेंट्स। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है अ प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये पूरी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज पे आके अटती है कि हाँ ठीक है, मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट। तो मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, फिजिबल रीजन क्या होता है? सॉल्यूशन रीजन। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। एक जनरल आइडिया दे देती हूँ मैं। इन इक्वालिटीज़ का आप सबसे पहले ग्राफ बनाओगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? इन इक्वालिटीज़ से पहले कोई ग्राफ बनाओगे आप। ठीक है, जिसकी इन इक्वालिटीज़ की वजह से कोई ना कोई रीजन शेड होगा, जैसे इस कोई ऐसे रीजन शेड हो गया, कोई ऐसे करके बन जाएगा, ऐसा रीजन शेड हो जाएगा। ठीक है, तो उनमें से जो कॉमन रीजन शेड होगा ना, ये रीजन शेड होगा, इसको बोलोगे आप फिजिबल रीजन। यहाँ पे आपके सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस। जैसे ये वाला केस था। ठीक है, ये वाला केस था, जैसे इसमें क्या था, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस थे। कितने नंबर ऑफ टेबल, कितने नंबर ऑफ चेयर ले लो, इतने नंबर ऑफ टेबल लो, इतने नंबर ऑफ चेयर लो, बहुत सारे सॉल्यूशंस थे। सॉल्यूशंस तो बहुत थे आपके पास, जो आपके 50,000 की मनी में आ सकते थे, जो इन पूरे कॉन्स्टेंट्स को पूरा कर रहे थे। बेसिकली ये बात कि ये सारी बातें जिसमें हो, ऐसे सॉल्यूशंस तो बहुत सारे थे, पर मैक्सिमम जो था वो कहाँ से मिलेगा? अब मैक्सिमम के लिए आपने क्या देखना है? कॉर्नर पॉइंट्स। ये थ्योरम है कि जो भी सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी होगी, ऑप्टिमल वैल्यू, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे, इनको बोलते हो आप कॉर्नर पॉइंट्स, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो। ये जो बाउंडेड रीजन है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये है कॉर्नर पॉइंट्स। इन कॉर्नर पॉइंट्स में से ही एक का एक सॉल्यूशन होगा। और वो कैसे पता करोगे आप? इन कॉर्नर, मान लो यहाँ पर 10-20 है, 10-20 तो यहाँ पे कैसे होगा ना, 0-20 है मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो 0-20 को आप इसमें पुट करके देखोगे कि भाई कितनी वैल्यू आ रही है। फिर ये वाला पॉइंट भी इसमें पुट करके देखोगे कितनी वैल्यू आ रही है। मान लो इसकी 60 आ रही होगी, इस पॉइंट पे मान लो 40 आ रही होगी, इस पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट को जब आप इसमें पुट करोगे 80 आ रही होगी। तो अब आप इनको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मान लो कितनी आ रही होगी, 20 आ रही होगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपका आंसर आपको मिल गया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम है, तो आपको पता चल गया कि किस पॉइंट पे मिनिमम है। ये जस्ट थोड़ा सा जनरल आइडिया है। बाकी क्वेश्चंस में आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी है। ये तो सिर्फ ऐसा है कि आपको समझने के लिए कि ये एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप फिजिबल रीजन में ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढ लेते हो। ठीक है, वो होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये तो पूरा ही सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सारे के सारे पॉइंट्स इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, पर कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट या मोर देन टू ऐसे हैं जो कि मोर देन वन ऐसे हैं जो कि वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका प्रॉब्लम का। एंड डोंट वरी, ये थ्योरी में जितना टफ लग रहा है ना, ये इतना है नहीं। ये बस ऐसा है कि थ्योरी से लोग डर जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है लिखी हुई, आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो थ्योरम देखो, ये दो थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक थ्योरम क्या बोलती है कि ऑप्टिमल वैल्यू यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो कि हमें चाहिए होती है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी होती है, मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, ऐसा ही पूछा होता है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू हमारे को कॉर्नर पॉइंट्स में मिलती है।
फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे। एक ये थ्योरम होगी। दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर रीजन बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड का मतलब क्या है, ये रीजन बाउंडेड है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, हर तरफ से, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो जो कि सर्कल के अंदर बना सको, ठीक है, सर्कल के अंदर ही आ रही है ना। अब अनबाउंडेड कैसे हुआ, मान लो ये यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फिजिबल रीजन आ रहा है ये। अब ये बाउंडेड तो नहीं है ना, चारों तरफ से तो नहीं घिरा हुआ है। आप इसको सर्कल में बंद करना चाहो तो कैसे करोगे, ये बाहर जाता रहेगा, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस है इसके, बाउंडेड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसी वैल्यू, ऐसे वाला केस अगर आ गया आपके सामने, ठीक है, तो वो आप कैसे हैंडल करोगे और बाउंडेड कैसे हैंडल करोगे। अगर तो बाउंडेड है, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता है कि कॉर्नर पॉइंट्स पे है। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना एग्जिस्ट करे। मतलब हो सकता है कि उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, ऐसी प्रॉब्लम उठा करके ले आए आप, ठीक है, कि इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करिए ना मिनिमम वैल्यू, या हो सकता है कोई एक इनमें से ना करे। या फिर अगर एग्जिस्ट करती है तो ये कहाँ पे करनी चाहिए, ये कॉर्नर पॉइंट्स पे ही करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है। तो अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है, कॉर्नर पॉइंट मेथड से। ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है, पहले तो आप ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके फिजिबल रीजन बना लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। जैसे ये हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कोई भी मान लिया कि हमने ऐसा कोई ग्राफ मिल गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। ये सब वही लिखा है कि कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस z को, जिस प्रॉब्लम को हमने मैक्सिमाइज करना है ना, इस पे हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके देखेंगे, ठीक है। सारे कॉर्नर पॉइंट्स इस इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में पुट करके देखेंगे जिसको मैक्सिमाइज करना है। फिर उसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, पुट करके जो भी वैल्यूज आई उसमें से हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है, ठीक है। मिल गया मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड रीजन। तो ये था बाउंडेड रीजन के लिए, ये बाउंडेड रीजन के लिए था। अनबाउंडेड रीजन के लिए हम कोई और चीज़ करते हैं, वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि अभी मैं बता दूं कि आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में ही समझेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। अब और क्या चीज़ डिस्कस करनी थी, हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि मैक्सिमाइज करो इस फंक्शन को, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसको सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है कि ये फॉलो होनी ही चाहिए। अब हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम ग्राफ ड्रॉ करें। हाँ, पेन ने जवाब दे दिया है ग्राफ ड्रॉ करते हुए कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाए, ऐसे ना किया जाए। ग्राफ ड्रॉ कैसे करोगे, इनइक्वालिटीज़, ये है x प्लस वाई, इनइक्वालिटी को हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले इक्वल टू 4, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनती है उसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपने, ठीक है। x एंड y कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, x पे 0 रख के देखो क्या आ रही है, y पे 0 रख के देखो। x पे 0 रखोगे, x 0 कर दोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y 0 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, कैसे हो रहा है, x पे 0 y पे 4, यहाँ पे 1 2 3 4, कहीं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं 4 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x पे 0, ठीक है, y पे 4, y पे 4, y पे 4 और x पे 4 और y पे 0, x पे 4 और y पे 0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके बना देते हैं एक लाइन। अब रीजन कौन सा वाला शेड करें, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वैसे जनरली तो यहाँ पे दिख रहा है कि लेस देन है, लेकिन
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है लेकिन अलग वाला रीजन शेड हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है, कैसे रीजन शेड करोगे, आप एक टेस्ट पॉइंट लोगे, टेस्ट पॉइंट, ठीक है। मान लो ये टेस्ट पॉइंट ले लिया, क्योंकि अब हम ऐसे लोग होते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पसंद करते। 0 0 ओरिजिन वाला पॉइंट ले लिया तो सबसे कम कैलकुलेशन है इसमें। इसको पुट कर दो इसमें, ठीक है। 0 + 0, ठीक है, इनइक्वालिटी में 0 + 0, इसको प्लस करके 0 आया ना। अब ये देखो क्या ये लेस देन इक्वल टू 4 है? ये 4 से कम आ रहा है? यस आ रहा है, ठीक है। अब इसने टेस्ट पास कर लिया है, इस इनइक्वालिटी ने ये टेस्ट पास कर लिया है, तो इस पॉइंट ने ये टेस्ट पास कर लिया है, तो इसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। देखो इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको सारे अवार्ड फंक्शंस में हाईलाइट कर दिया अब हमने। अगर ये टेस्ट में फेल हो जाता तो फिर दूसरी तरफ वाला हिस्सा करते, दूसरी तरफ वाला पार्ट करते लाइन के, ठीक है। पर ये पास हो गया इस टेस्ट में, इसको टोटल करके 0 आया जो कि 4 से लेस देन है, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया हाईलाइट, इसको बहुत रिस्पेक्ट मिल गई, इज्जत। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि इस रीजन में, ठीक है। y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि इस रीजन में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब इन सब का कॉमनली क्या शेड हो रहा है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, सिर्फ यही पार्ट शेड हो रहा है ना जो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को मिला है। देखो कैसे सारी रिस्ट्रिक्शंस इसमें कवर हो रही है। ये वाला पार्ट ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 भी है, ये y ग्रेटर देन 0 भी है, इक्वल टू वाला भी कवर हो रहा है, और ये वाला पार्ट भी आ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें। तो ये बन गया फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। देख लिया आपने कैसे फिजिबल रीजन हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी है वो लिख लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप क्या है, ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट काम है ये कॉर्नर पॉइंट्स। देखो एक ये है कॉर्नर पॉइंट, ये है कॉर्नर पॉइंट और ये है। इस बाउंड्री रीजन में कॉर्नर्स कहाँ पे है, कॉर्नर यानी वर्टेक्स, कॉर्नर यानी जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती, ये होता है ना रूम का कॉर्नर भी, ऐसे जहाँ पे ये नुकीला सा बन रहा हो। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट है, x पे 4 और ये 0 और y पे 4, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स भी पता चल गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिख दो। इस पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कि z इक्वल टू 3x + 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है ना, 3x + 4y। ये लिख देते हैं पहले कॉर्नर पॉइंट्स, 0 0, ये हो गया, ये हो गया, 4 0। अब ये देखना है, ये x है, ये y है, ये आपको पता है, ठीक है। x और y इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आएगी z की वैल्यू। x को 0 कर दोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस y को 4 कर दोगे तो 4 × 4 आ जाएगा 16, टोटल आ गया 16। अब 0 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 × 0 0 प्लस 0 × 0 0। अब ये देखो 4 पुट करोगे x में तो 4 3 12, प्लस 0 पुट करोगे तो 0 4 0, आ गया 12। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। तो थ्योरम से आपको पता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर ये है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यही तो पूछा था कि इसको मैक्सिमाइज करो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालो z की, और किस पॉइंट पे आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 16, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 0 और 4, ये आ गया आंसर। तो एक बार फिर से देख लो, यही सब क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। आपने क्या किया, सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ कर दिया ग्राफिकली। ग्राफ कैसे बनाना है, पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो ड्रॉ कर लो, फिर इनइक्वालिटी को देखो कि हाँ भाई कहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। कैसे देखोगे, टेस्ट करके देखोगे ना कि हाँ चलो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। आप ये पॉइंट भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ये पॉइंट भी ले सकते थे, बट हमने कैलकुलेशन वाइज थोड़ा कम हो तो हमने 0 0 ओरिजिन ले लिया,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे इसकी एक तरफ तो पता चल जाएगा ना। अगर ये टेस्ट में पास हो जाता है तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे, सारे अवॉइड फंक्शंस में भेजेंगे। अगर ये फेल हो जाता है तो दूसरी तरफ वाला हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, बात सिंपल है। तो इससे हमें शेडेड रीजन भी पता चल गया। फिर ये दोनों इनइक्वालिटीज तो सिंपल ही थी। इसका मतलब सिंपल ये था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव ना, मतलब -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, +1 +2 ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने कॉमन रीजन निकाला जिसमें मतलब सारे शेडेड पार्ट्स आ रहे थे, इंक्लूड हो रहे थे, तो वो तो यही था। ठीक है, अगर आप ये वाला देखो तो इसमें x और y तो पॉजिटिव वाली कंडीशन आई नहीं। ठीक है, तो यही एक ऐसा पार्ट था जहाँ पर सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स पूरे हो रहे थे। ठीक है, तो ये फिजिबल रीजन ड्रॉ हो गया। फिजिबल रीजन ड्रॉ होने के बाद हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को देखा, लिख दिया। ठीक है, अब ये जो z था इसका भी कहीं ना कहीं काम आना चाहिए ना, कॉन्स्टेंट्स का हमने यूज़ कर लिया। ये मैक्सिमाइज तो इसको करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ पर लिख दिया रेफरेंस के लिए, ताकि हम इजीली पुट कर सके। और फिर हम पुट करते गए। ठीक है, और देखा हमने क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। अब मैक्सिमम जहाँ पे थी वो है क्या, मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम जहाँ पे है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू, और आंसर आ जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो में जो भी बातें थी समझ आई होगी। आपने ये ज़रूर देख लेना, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, कोशिश की है कि अच्छे से लिखूं, बाकी आप इसको पढ़ लेना। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।